अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान आवान है और आज जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। आज 30 जून है आज के दिन और उस आर्टिकल का नाम है वैनिंग सुपर पावर। और उन्हें जो आर्टिकल के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा। उस आर्टिकल का जो थीम है वो थीम ये है कि सुपर पावर किस तरीके, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे सुपर पावर्स कंट्रीज़ या स्टेट्स का जो टैग लगा होता है सुपर पावर का वो लूज़ कर देती हैं। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी अमेरिका की, उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी यूके की, किस तरीके से यूके ने अपना सुपर पावर का जो टैग है वो लूज़ किया, क्या क्या फैक्टर्स थे और अमेरिका अब क्या कर रहा है जिसकी वजह से जो दुनिया अमेरिका को एक सुपर पावर कंसिडर करती रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर और अब तक। लेकिन आज की डेट में अमेरिका अपना सुपर पावर का टैग जो है वो लूज़ कर रही है। तो जो पहला पैराग्राफ था, सबसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया दो बुनियादी चीज़ें जो कि जिन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया अमेरिका की इस सुपर पावर होने पे। वो पहली चीज़ ऑब्वियसली जिस तरीके से अमेरिका ने इस पेंडेमिक वाले क्राइसिस को मिसमैनेज किया, कि काफ़ी सारे लोग उससे मुतासिर हुए। तो पूरी दुनिया इस चीज़ को अब मानती है कि अमेरिका जिस तरीके से दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी अमेरिका को कि वो इस पूरे क्राइसिस को डील करेगा और एक रोल मॉडल के तौर पे आएगा और दुनिया उस मॉडल को अडॉप्ट करेगी, वो कम्प्लीटली फ़ेल हुआ। दूसरी चीज़ जिस तरीके से एक रेशल इशू जो वहाँ पे उठा फ्लॉयड वाले मामले में, जिस तरीके से मिस हैंडल्ड किया गया, जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके अमेरिका की जो इंटेग्रिटी है, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, उस पे जो क्वेश्चन मार्क लगा, ये सेकंड इनके नज़दीक सेकंड चीज़ थी। और ये ख़ुद ही अब इसी आर्टिकल में बताते हैं कि फ़र्स्ट जो चीज़ थी जिसने क्वेश्चन मार्क लगाया था वो वियतनाम वॉर थी, जिसमें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था। और उसके बाद ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे या अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर का जो एक तासुर जो है, और काफ़ी हद दुनिया सारी मानती है कि अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है अब। तो फिर थर्ड चीज़ जो उसी पैराग्राफ में मेरे राइटर साहब ने जो बात की वो ये की कि क्या वो कैसे और कौन। हाँ, पहला उन्होंने सवाल ये उठाया कि हम कब तक अमेरिका को सुपर पावर मानते रहेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया कि वो कौन है और कैसे अमेरिका को रिप्लेस करेगा एज़ अ सुपर पावर, या ये समझ लें कि वो कौन सी कंट्री होगी वो कंट्री कैसे अमेरिका को रिप्लेस करके सुपर पावर बनेगी। ये तो इनका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। उसके बाद जो इन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे कोई भी कंट्री सुपर पावर बनती है। वो इन्होंने 5 इंग्रेडिएंट्स बताए। सबसे पहला आपकी इकॉनमी होती है, दूसरा आपका पॉलिटिक्स होती है, तीसरा आपका टेक्नोलॉजी होती है, चौथा आपका मिलिट्री होती है और पांचवा आपका सॉफ्ट पावर होता है। इन्होंने टर्म यूज़ किया सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर का टर्म जब भी ये अगर इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सुपर पावर जब भी सॉफ्ट पावर का वर्ड यूज़ होगा तो इससे मुराद आपकी एजुकेशन का सेक्टर, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मुल्क में बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, आपके मुल्क में इनोवेशन कितनी होती है, आपके मुल्क में इन्वेंशन कितनी होती है, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कितना यूज़ करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, आपकी का कंट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये सारी चीज़ें, आपका आर्ट, आपका कल्चर, आपके मुल्क का जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है, वो ये सारी चीज़ें मिल के, ये सारी चीज़ें सम अप कंपाइल हो के एक टर्म यूज़ होता है जिसे कहते हैं सॉफ्ट
पावर, ये कंट्री का सॉफ्ट पावर बनाती है, ये तमाम चीज़ें। तो ये भी सॉफ्ट पावर भी एक फैक्टर होता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और टर्म यूज़ होती है जिसे कहते हैं हार्ड पावर। हार्ड पावर में आपकी मिलिट्री आ जाती है, डिफेंस आ जाता है, आपकी टैंक्स आ जाती हैं, आपकी और बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ आप अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स आप डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आता है आपके हार्ड पावर में। फिर एक और टर्म यूज़ होती है जिसे कहा जाता है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर, सॉफ्ट पावर और आपका हार्ड पावर, इन दोनों का कम्बिनेशन ये कहलाता है आपका स्मार्ट पावर। जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रही हैं, वो सारे स्मार्ट पावर पे बिलीव करते हैं और उसी को परसू करते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, फिर आगे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल एक उन्होंने अपनी बात को एंडोर्स करने के लिए उन्होंने ये कहा कि यूके ने वो क्या वजूहात थी, वो क्या रीज़न्स थे जिसकी बुनियाद पे यूके ने जो अपना एक टैग था सुपर पावर का वो लूज़ किया। तो ये बताते ये हैं कि अब जब यूके सुपर पावर बना तो उनका एक ऑब्जेक्टिव था। यूके का ऑब्जेक्टिव ये था कि कंट्रीज़ में जाया जाए, डिफरेंट कंट्रीज़ की मिलिट्री को डिफ़ीट किया जाए। वो मिलिट्री को डिफ़ीट जो किया जाए वो टेक्नोलॉजी की बेस पे किया जाए, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंट्रीज़ की मिलिट्री को डिफ़ीट किया, वहाँ पे कब्ज़ा किया, वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई। लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मिलिट्री को डिफ़ीट किया जाए और फिर कंट्री को कॉलोनी बनाया जाए। कॉलोनी बना के वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज को गैदर करके और वहाँ पे जो चीप लेबर मिलेगी उसे लेके तो अपनी कंट्री में ले जाया जाए, वहाँ पे ले जाके और फिर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था यूके का कि इकोनॉमिकली अपनी हेजेमनी क्रिएट की जाए, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाया जाए कि वो इकोनॉमिकली हेजेमनी हमारी क्रिएट रहे और हम सुपर पावर इकोनॉमिकली ही बन सकते हैं। और ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब फेल कहाँ पे हुए? वो फेल यहाँ पे हुए कि जब उन्होंने ये एडवेंचरिज़म किया, इस एडवेंचरिज़म से उनको नुकसान ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ बना ली। कॉलोनीज़ बनाने के बाद आपको मिलिट्री चाहिए होती है उस कॉलोनी में अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करने के लिए। उन्होंने वो वहाँ पे मिलिट्री बनाई, अपनी मिलिट्री को वहाँ पे डिप्लॉय किया। अच्छा, मिलिट्री को डिप्लॉय करना एक इनका ये कॉस्ट, काफ़ी ह्यूज कॉस्ट थी। ये कॉस्ट इन्होंने कैलकुलेट नहीं की थी यूके ने। एक तो ये कॉस्ट थी, दूसरी कॉस्ट थी लॉजिस्टिक्स की। माल, मिलिट्री, सारी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना, वहाँ से फिर वापस लाना। एक तो मिलिट्री कॉस्ट हो गई, दूसरी कॉस्ट हो गई इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब ये दोनों कॉस्ट मिल के इतनी ज़्यादा हो गई कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, अब इकोनॉमी को बूस्ट कर रही थी, लेकिन इकोनॉमी से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये जनरेट कर रहे थे वो सारे के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए मिलिट्री की कॉस्ट पे और लॉजिस्टिक की कॉस्ट पे। अल्टीमेटली जो यूके का ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी को बूम किया जाए, वो इकोनॉमी बूम ना कर सकी और अल्टीमेटली यूके जो सुपर पावर था फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक, फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी हद तक इनको नुकसान हुआ। काफ़ी हद तक इनके जो क्रेडिबिलिटी है क्रेडिबिलिटी थी एज अ सुपर पावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पहुँचते पहुँचते यूके जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी काफ़ी हद तक जो सुपर पावर की एक टैग था उसका, वो काफ़ी हद तक लूज़ कर चुका था। इस गैप को रिप्लेस किया फिर अमेरिका ने, और जर्मनी और जापान, ये तीन कंट्रीज़ थी जो कि सुपर पावर उस वक्त बनने के ख्वाब देख रही थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और अमेरिका ने जो है वो जापान और जर्मनी को डिफीट किया और अमेरिका जो है वो सुपर पावर बन गया। अमेरिका जब सुपर पावर बना तो उसने ये इम्प्रेशन दुनिया के सामने पास ऑन किया कि जो अमेरिका चूँकि बना था सॉफ्ट पावर की बुनियाद पे अमेरिका सुपर पावर बना था, तो अमेरिका ने ये इम्प्रेशन दिया कि हम दुनिया के साथ जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जिसकी सॉफ्ट पावर की इंग्रेडिएंट्स जिसकी बुनियाद पे अमेरिका सुपर पावर बना, वो तमाम कंट्रीज़ के साथ शेयर करेगा। लेकिन ऐसा ये एक फॉल्स इम्प्रेशन था
एक फ़ेक इम्प्रेशन था। बुनियादी मकसद अमेरिका का था एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप करना जिसकी बुनियाद पे अमेरिका जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी कंट्री और अपनी जो इनके जो अलाइज थे अमेरिका के, उनके साथ जो है वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। मेन ऑब्जेक्टिव ये था। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अमेरिका ने अपनी तमाम जो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं, जो कि हम सबको पता है कि अमेरिकन वैल्यूज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी अमेरिकन वैल्यूज़ है, इक्विटी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तमाम जो हैं वो अमेरिकन वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को अमेरिका ने सुपरसीड किया। इन तमाम वैल्यूज़ को अमेरिका ने छोड़ दिया, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा मुकद्दम समझा, ज़्यादा सुपीरियर समझा। जब भी कोई भी अमेरिका ने जितने भी एडवेंचरिज़म किए हैं, उन तमाम में हमने ये देखा है कि उसने अमेरिका ने मिलिट्री को भी सपोर्ट किया, अमेरिका ने एनार्की को भी सपोर्ट किया, अमेरिका ने बादशाहत को भी सपोर्ट किया, अमेरिका ने तमाम वो काम किए जो कि अमेरिका खुद नहीं चाहता कि उसकी कंट्री में हो। तो ये जो एक एडवेंचरिज़म था अमेरिका का, सबसे पहली चीज़ 1945 से लेके और इराक़ वॉर तक, ये जो पीरियड था, इस पीरियड के बाद से 2003 से लेके 2003 से लेके और अब तक आज की डेट तक अमेरिका जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रीज़ में लूज़ कर चुका है। और जो कंट्रीज़ हैं वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं रखती अब अमेरिका के लिए। तो पहली चीज़ जो कि अमेरिका के सुपर पावर होने के लिए हो या अमेरिका की जो टैग है सुपर पावर का, इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगा वो ये अमेरिकन एडवेंचरिज़म था। सेकंड, जो अमेरिका ने अपना ये जो टैग था ये लूज़ किया, वो उसकी सेकंड वजह जो इस आर्टिकल में बताई गई है वो ये थी कि अमेरिका ने जो है वो कंट्रीज़ को ऐड देना स्टार्ट की, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ऐड दे के, फाइनेंशियल ऐड दे के, तो उन्हें उनकी इकॉनमी को, वहाँ के गवर्नेंस सिस्टम को बूस्ट करेंगे और वहाँ की गवर्नेंस सिस्टम को, इकॉनमी को बेहतर किया जाएगा। अमेरिका ने ये नो डाउट के ऐड जो हैं, फाइनेंशियल ऐड दी ज़रूर, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। उसकी बुनियादी या प्राइम एग्ज़ाम्पल जो है वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने काफ़ी हद तक फाइनेंशियल ऐड भी दिया, मिलिट्री ऐड भी दिया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अफ़गानिस्तान 2001 वाला अफ़गानिस्तान और 2020 वाले अफ़गानिस्तान में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो अमेरिका ने जो अपने ऑब्जेक्टिव थे डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड वो भी अचीव नहीं कर सका। तो ये सेकंड चीज़ थी जिसने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया। तीसरी चीज़ जो आर्टिकल में बताई गई वो थी कि अमेरिका ने जो इकोनॉमिक सिस्टम दिया था जो कि बेस्ड करता था मटीरियलिज़म पे। मटीरियलिज़म बेसिकली कैपिटलिज़म का कोर है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसका हार्ट है मटीरियलिज़म। कैपिटलिज़म की बुनियाद आप ये समझ लें कि मटीरियलिज़म पे है। पूरे यूरोप ने, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय है, पूरे यूरोप ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन वो जो ये जो कैपिटलिज़म का या मटीरियलिज़म का या ये जो इकोनॉमिक मॉडल था ये फ़ेल इस वजह से हुआ कि ये जो मॉडल था ये पीस ऑफ माइंड नहीं दे सका, जिसकी वजह से आज ये मॉडल पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस पर भी बात हो रही है। तो ये सिस्टम भी फ़ेल हो गया। ये तीसरा आप समझ लें कि तीसरी हिट थी, तीसरा कदगन था अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर पे, अमेरिका के सुपर पावर होने का जो टैग है उस पे। चौथी चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली 2010 के बाद से और आज की डेट तक, अमेरिका ने इस मटीरियलिज़म का जो इकोनॉमिक मॉडल जो एक उसने डेवलप किया था कैपिटलिज़म की बेस पे, उसने इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे ये सारी चीज़ें की थी। इन्वायरमेंट को ट्रेड ऑफ किया था उसने, और उसका नुकसान ये हुआ कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आया। पूरी दुनिया ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट थी
वो पे की पूरी दुनिया ने अमेरिका के इस इकोनॉमिक मॉडल के लिए। तो ये एक चौथा फैक्टर था जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो उसके सुपर पावर होने पे लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाए कि वो जो एक सुपर पावर का एक इम्प्रेशन होता है कि सुपर पावर जो भी कंट्री बनती है वो पूरी दुनिया की वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन अमेरिका जो है वो इसके अगेंस्ट ही जाता रहा। और अमेरिका ने जिस तरीके से ये जो पैंडमिक जो आया इसको जो डील जिस तरीके से किया, तो पूरी दुनिया जो है वो अब ये देख रही है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इस पैंडमिक के बाद पूरी दुनिया ने पहले तो ये मान लिया कि अमेरिका जिस तरीके से बिहेव जो है वो अब इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि अमेरिका जब भी कोई ऐसा क्राइसिस आया है, अमेरिका एक केयरलेस ऑब्ज़र्वर के तौर पे लोगों के सामने या दुनिया के सामने ज़ाहिर हुआ है, और या फिर एक एक्टिव ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट के तौर पे दुनिया के सामने ज़ाहिर हुआ है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे तक क्लाइमेट चेंज को मानने के लिए तैयार ही ना थे। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अमेरिका इज़ नॉट अ वर्ल्ड लीडर नाउ। तो अब इस आर्टिकल में ये सवाल पूछा गया कि अब अमेरिका, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठा दिए इसके सुपर पावर होने पे, तो अब कौन सी कंट्री सुपर पावर बनेगी? क्या कोई कंट्री ऐसी है जो कि अमेरिका की तरह, जिस तरह अमेरिका ने यूके को रिप्लेस किया था, क्या कोई ऐसी कंट्री अभी आज की डेट में कोई ऐसी कंट्री है जो कि अमेरिका को रिप्लेस करेगी? इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि चाइना जो है वो अभी 10 साल पीछे है अमेरिका से, 1 डिकेड जो है वो पीछे है अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। अमेरिका की जो ओवरऑल जीडीपी है वो 21 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और चाइना की जो जीडीपी है वो है तकरीबन 14 ट्रिलियन डॉलर्स की। सेकंड चीज़ जो कि चाइना फ़िलहाल रिप्लेस नहीं कर सकता अमेरिका को, वो है चाइना का गवर्नेंस मॉडल। चाइना चूँकि एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और जो गवर्नेंस का उनका मॉडल है वो दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल फ़िलहाल नहीं है। तो चाइना फ़िलहाल अमेरिका, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि चाइना जो है वो फ़िलहाल अमेरिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसी एंटिटी है जो कि डेमोक्रेटिकली, इकोनॉमिकली अमेरिका से सिमिलैरिटी रखती है, अमेरिका की तरह है, लेकिन वो दुनिया को एज अ वर्ल्ड लीडर अडॉप्ट नहीं कर सकती, या एज अ वर्ल्ड लीडर यूरोपियन यूनियन इमर्ज नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई कंट्री नहीं है, वो कोई ऐसी कोहेसिव पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। इसमें जो टर्म यूज़ किया गया है वो कोहेसिव पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। इसकी बुनियाद पे फ़िलहाल अब अमेरिका को कोई ऐसी कंट्री, फ़िलहाल आज की डेट में कोई ऐसी कंट्री है नहीं जो कि अमेरिका को रिप्लेस कर सके। तो सल्यूशन फिर ये इस आर्टिकल के आखिर में सल्यूशन ये बताते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा सल्यूशन ना ढूंढा तो आने वाले क्राइसिस जो हैं, जिस तरीके से इस क्राइसिस में हम बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं, तो आने वाले क्राइसिस, जितने भी क्राइसिस आएंगे उनमें भी हम हेल्पलेस ही नज़र आएंगे। सल्यूशन ये बता रहे हैं कि इसका सल्यूशन ये है कि एक प्योर जेन्युइन डेमोक्रेटिक ऑर्डर डेवलप किया जाए, जो कि तमाम मामलात को, जो भी क्राइसिस आता है उन्हें डेमोक्रेटिकली हल किया जाए और हर क्राइसिस को अपना क्राइसिस समझा जाए। अगर हम ये करने में नाकाम रहे तो फिर आने वाले जो भी क्राइसिस आएंगे उसमें हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रह के बैठे रहेंगे जैसे कि इस क्राइसिस में हम बैठे हुए हैं।